हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके हर सब्जेक्ट की क्लास कंप्लीट करवा रहे हैं और भी ये थर्ड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी की भी क्लास हमने शुरू कर दी है। और आज की वीडियो में हम सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, जिसमें आपको उद्विकास, विकास, प्रगति और क्रांति के बारे में पढ़ना है। तो 3 वीडियोस ऑलरेडी मैंने यूनिट नंबर 2 पर अपलोड कर दिए हैं। उद्विकास पर पहला वीडियो, विकास पर दूसरा वीडियो, प्रगति पर तीसरा वीडियो। और आज का वीडियो यूनिट नंबर 2 पर पार्ट 4 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक क्रांति। ये भी एक प्रकार का समाज में होने वाला परिवर्तन है, क्योंकि इसमें आपको क्या पढ़ना है, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। तो 4 प्रकार आपको पढ़ने हैं। 3 आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं पहले। अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो लिंक मिल जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये वीडियो पढ़ने के बाद आप चेक करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर टॉपिक से आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, चाहे लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में। कैसे आएगा वो हर वीडियो में मैं बता देती हूँ, तो आप लोग देख लिया कीजिए। और अदर सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे फिर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो। हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर बीए की पूरी क्लास कराई जाती है, ऑल सेमेस्टर की, ऑल सब्जेक्ट की। चलिए पढ़ते हैं सामाजिक क्रांति है क्या। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये एक तरह का सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन का मतलब समाज में होने वाला एक तरह का बदलाव है। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम ये होता क्या है। तो हम कुछ विद्वानों के अनुसार समझेंगे इसके अर्थ को। आर्थर बॉर ने लिखा है अपने शब्दों में डेफिनेशन कि जो परिवर्तन समाज में बलपूर्वक लाए जाते हैं या जिनके द्वारा सामाजिक संरचना में आमूल चूल परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उसे सामाजिक क्रांति कहलाती है। देखिए, ये डेफिनेशन एकदम ऐसा ही आपको लिखना है। देखिए, क्रांति का मतलब होता है कि समाज के किसी भी क्षेत्र में, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, किसी भी प्रकार के क्षेत्र में, आर्थिक, किसी भी प्रकार के क्षेत्र में परिवर्तन आ जाना, आमूल चूल परिवर्तन आ जाना क्रांति कहलाता है। आप लोगों ने हिस्ट्री में क्रांति पढ़ रखी भी होगी। तो क्रांति का क्या मतलब आप पढ़ते हैं कि परिवर्तन आ जाना, समाज में बदलाव आ जाना, प्रयासों से, मेहनत के द्वारा। क्योंकि देखिए, बहुत बार क्रांति आंदोलन के द्वारा मेहनत करके लाई जाती है। आप लोगों ने इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति पढ़ी। सब में क्या हुआ कि वहाँ की राजनीतिक स्थिति में सुधार आया, समाज की स्थिति में बदलाव आया, आमूलचूल परिवर्तन आया, जो कि जनता ने मेहनत की, प्रयत्न किया समाज को बदलने के लिए। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जिनके द्वारा सामाजिक संरचना में आमूल चूल परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है, तो सामाजिक क्रांति कहलाता है। एडमंड ब्रूक लिखते हैं कि सामाजिक क्रांति का संबंध सामाजिक व्यवस्था से है, जिसमें तेजी से परिवर्तन घटित होता है। अचानक से परिवर्तन आ जाना, आमूलचूल परिवर्तन आ जाना, वो सामाजिक क्रांति कहलाती है। सामाजिक क्रांति की विशेषताएं देखते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा ही पूछेगा। सुनिए, सामाजिक क्रांति को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो इसलिए आपको पढ़ना है बहुत ध्यान से। पहली इसकी विशेषता है कि क्रांति सामाजिक परिवर्तन का एक ढंग या प्रकार है। ये एक ऐसा परिवर्तन है जो निरंतर नहीं होता है, वरना आकस्मिक रूप से घटित होता है, क्योंकि इसके लिए जनता प्रयत्न करती है, कुछ ना कुछ करती है एकजुट होके। तो ये निरंतर नहीं होता, मतलब अपने आप डेली ऐसे धीरे धीरे होता नहीं है। इसके लिए प्रयास किया जाता है, मेहनत की जाती है, प्रयत्न किया जाता है। तो ये आकस्मिक रूप से क्या है, घटित हो जाता है और परिवर्तन आ जाता है, तो उसे हम क्रांति का नाम देते हैं। दूसरी विशेषता है, क्रांति के कारण सामाजिक नेतृत्व में परिवर्तन आ जाता है। पुराने नेताओं एवं अभिजातों का स्थान नए नेता एवं अभिजात ग्रहण कर लेते हैं। देखिए, जब क्रांति होती है किसी भी समाज में, तो वो बदलाव हो जाता है। पुरानी जो परंपराएं, रीति रिवाज या फिर राजनीतिक जो भी व्यवस्था थी, उन सभी में अचानक से परिवर्तन आ जाता है। अगर राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आएगा, अचानक से क्रांति होगी, तो पुराने जो नेता थे, अभिजात थे, उनका स्थान नए नेता ले लेंगे। पुरानी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं, प्रणालियाँ थीं, उनका स्थान नई व्यवस्था ले लेगी, तो उसे हम क्रांति कहते हैं। अगर समाज में किसी चीज़ पर जनता जैसे खुश नहीं है, उसमें परिवर्तन लाना चाहती है, उसके लिए प्रयत्न करती है और मेहनत करती है, तो समाज में परिवर्तन आता है, तो सामाजिक स्थिति में बदलाव आ जाता है। पहले से चल रही जो स्थितियाँ थीं वो ख़त्म हो जाती हैं, उनकी जगह नई स्थिति आ जाती है, नई परिवर्तन आ जाते हैं, नई व्यवस्था लागू होती है।
तो उसे क्रांति का नाम दिया जाता है। क्रांति की तीसरी प्रमुख विशेषता है कि क्रांति का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। व्यापक का मतलब बड़ा होता है, विस्तृत होता है, क्योंकि यह सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या फिर आर्थिक एवं सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन आ जाना क्रांति होती है। मतलब क्रांति किसी भी क्षेत्र में भी हो सकती है। क्या आपको पता है कि विश्व की पहली राजनीतिक क्रांति कौन सी है? नहीं पता तो बता देती हूँ। इंग्लैंड की क्रांति जो 1688 ईस्वी में जेम्स द्वितीय के शासनकाल में संपन्न हुई थी, वो विश्व के इतिहास में पहली राजनीतिक क्रांति थी। उसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैं पढ़ा चुकी हूँ बहुत डिटेल में, इसके ऊपर वीडियो बनाया है मैंने। बीए 4th सेमेस्टर हिस्ट्री में ये पढ़ना है आप लोगों को। और आर्थिक क्षेत्र में भी आ सकता है, क्रांति हो सकती है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हो सकती है, मतलब इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। चौथी इसकी प्रमुख विशेषता है कि क्रांति के कारण समाज तथा उसके विभिन्न पक्षों में आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है। आमूलचूल का मतलब नया नया परिवर्तन आ जाता है। पांचवी विशेषता है क्रांति के परिणाम अप्रत्याशित होते हैं। किसी भी क्रांति के परिणामों के बारे में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उसके केवल अमुक परिणाम ही निकलेंगे। आठवीं विशेषता है इसकी क्रांति लाभदायक भी हो सकती है और हानिप्रद भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जब क्रांति हो अगर समाज के अंदर तो वो सिर्फ क्या हो, लाभ ही दे, फायदा ही दे, नुकसान भी दे सकती है। क्रांति के कारण कुछ पक्षों को लाभ भी होता है तो कुछ को हानि भी होती है। तो ये है क्रांति की प्रमुख विशेषताएं। आइए अब देखते हैं क्रांति तथा उद्ध विकास में अंतर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में मैंने आपको उद्ध विकास और प्रगति के बारे में अंतर दिया था कि क्या क्या दोनों के बीच में अंतर है, क्योंकि प्रगति और उद्ध विकास में भी अंतर पूछता है एग्जाम में, और क्रांति और उद्ध विकास में भी अंतर पूछता है एग्जाम में, और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ज़रूर कीजिएगा। तो क्रांति आप लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, उद्ध विकास में आपको पढ़ा चुकी हूँ पार्ट 1 में ही, यूनिट नंबर 2 के। आइए इन दोनों में अंतर देखते हैं। अंतर का पहला पॉइंट है कि उद्ध विकास में परिवर्तन क्रमिक एवं धीमी गति से होते हैं। क्रमिक का मतलब एक सीक्वेंस में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, और समाज की जो स्थिति है सरल से जटिलता की ओर उद्ध विकास में होती रहती है। जबकि क्रांति बिना किसी क्रम के तीव्र गति से घटित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत धीरे धीरे ये होता हो, ये अचानक से एक बार में परिवर्तन होता है और सब कुछ पूरा कुछ बदल जाता है, उसे क्रांति कहते हैं। दूसरा अंतर का पॉइंट है उद्ध विकास स्वतः चालित प्रक्रिया होती है। स्वतः चालित मतलब अपने आप ये चलती रहती है, इस पर मनुष्यों का कोई नियंत्रण नहीं होता। जबकि क्रांति के लिए सजग प्रयत्न करने होते हैं, क्योंकि जो नागरिक हैं या फिर जो जनता है, मनुष्य है, वो इसके लिए प्रयत्न करता है, समाज में अपने परिवर्तन लाने के लिए मेहनत करता है, तब जाके क्रांति संपन्न होती है किसी भी समाज में। जबकि उद्ध विकास पर मनुष्यों का कोई नियंत्रण नहीं चलता, वो अपने आप होने वाली प्रक्रिया होती है। तीसरा अंतर का पॉइंट है उद्ध विकास एक प्राकृतिक अवधारणा होती है, जबकि क्रांति एक सामाजिक अवधारणा होती है। चौथा अंतर है क्रांति में पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था की स्थापना हो जाती है। पुरानी सभी तरह की व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं, नई नई व्यवस्थाएं उसके स्थान पर आ जाती हैं, उसी को क्रांति कहते हैं। जबकि उद्ध विकास में उसी वस्तु या सावयव में परिवर्तन आता है, जो वही चीज़ें होती हैं समाज के अंदर, वस्तुएं वही होंगी मगर उसमें परिवर्तन आता रहेगा और जटिलता बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप शादी विवाह का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, तो शादी विवाह पहले कितने सिंपल तरीके से किया जाता था, बहुत कम खर्चे में, बहुत सादगी से हो जाता था। आज के टाइम में देखिए, चाहे किसी भी धर्म में देखें, बहुत धूमधाम से, बहुत अधिक खर्चों में, साज सजावट का इतना खर्चा बढ़ गया है, तरह तरह के आज के टाइम में आइटम भी बनते हैं। तो ये क्या है, समाज जटिलता की तरफ बढ़ता जा रहा है। शादी विवाह करना पहले जितना ही सरल था, अब उतना ही जटिल हो गया। अलग अलग प्रकार के फंक्शन भी होते हैं। तो जो उद्ध विकास होता है उसमें जो परिवर्तन होता है, उसी स्थिति या उसी वस्तु में परिवर्तन हो जाता है, चीज़ें वही रहती हैं, वही उसी में और जटिलता आ जाती है। ये अदर कोई भी आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, उसमें जटिलता आती रहती है। जबकि क्रांति एक ऐसा परिवर्तन होता है समाज में कि पुरानी जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं सब खत्म हो जाती हैं और उसके स्थान पर एकदम नई व्यवस्थाएं आ जाती हैं। अंतर का पांचवा पॉइंट है उद्ध विकास में परिवर्तन की दिशा निश्चित होती है, जबकि क्रांति में कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। क्रांति लाभदायक भी हो सकती है, हानिप्रद भी हो सकती है।
छठा अंतर है, क्रांति का मूल कारण सामाजिक असंतोष है। देखिए, समाज की जब जनता खुश नहीं होती, वो राजनीतिक स्थिति में बदलाव चाहती है, तभी वो क्रांति के लिए प्रेरित होती है। समाज में जब बहुत ज़्यादा भूखमरी हो जाती है, बेरोज़गारी हो जाती है, तो भी वो क्रांति के लिए प्रेरित हो जाती है। तो सामाजिक असंतोष जो होता है वो क्रांति का कारण बनता है, जबकि उद्विकास एक स्वतः चालित प्रक्रिया होती है। मतलब इसमें मनुष्यों को कुछ करना नहीं होता, उद्विकास में ये अपने आप होता रहता है। तो ये जो 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने इतना अंतर एग्जाम में लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। आइए अब क्रांति के प्रमुख कारण देखते हैं कि किन किन कारणों से क्रांति हो सकती है। क्रांति के प्रमुख कारण में यहाँ 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पहला कारण है युद्ध। देखिए, युद्ध भी एक बहुत बड़ा कारण होता है समाज में क्रांति ले आने का। युद्ध के कारण भी समाज में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि उससे मुक्ति पाने के लिए समाज में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होने लगती है, और युद्ध काल क्रांतियों के लिए उपयुक्त अवसर भी प्रदान कर देता है, और युद्ध के कारण क्रांति हो सकती है। जैसे देखिए, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी आदि अनेक देशों में युद्ध काल में ही क्रांतियाँ हुई थीं। दूसरा कारण है क्रांति का आर्थिक कारक। देखिए, अनेक सामाजिक क्रांतियों से आर्थिक कारक प्रमुख रहे हैं। मार्क्स आर्थिक विषमता को क्रांति का प्रमुख कारण भी मानते हैं। मार्क्स का कहना है कि समाज में प्रमुख रूप से 2 वर्ग पाए जाते हैं। पहला जो वर्ग होता है वो होता है पूंजीपति वर्ग, दूसरा जो वर्ग होता है वो होता है श्रमिक वर्ग। और इन दोनों के बीच में गहरी आर्थिक खाई होती है, क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग है वो बहुत धनी होता है, उसके पास माल होता है, धन होता है, उसका जीवन लग्जरी वाला होता है, जबकि श्रमिक वर्ग गरीब होता है, उसके पास कोई चीज़ें नहीं होती, उसकी आवश्यकता भी नहीं पूरी हो पाती। तो पूंजीपति श्रमिक वर्ग के ऊपर आर्थिक शोषण भी करता है, और श्रमिक वर्ग इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है, और फलस्वरूप क्या होता है, क्रांति जन्म लेती है, और वो क्रांति के लिए प्रेरित होता है, और समाज में क्रांति होना तय हो जाती है। क्रांति के एक प्रमुख कारण में जो तीसरा कारण है वो है जनसंख्यात्मक कारक। देखिए, जब किसी देश की जनसंख्या में तीव्र गति से भी वृद्धि होती है अथवा ह्रास यानी कमी होती है, तो भी अनेक परिवर्तन घटित होते हैं। परिवार, शादी विवाह की प्रथाएं, लोकाचार, सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों में भी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांति द्वारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को ही बदलने के लिए लोग प्रयत्नशील हो जाते हैं, और वो लोग क्रांति चाहने लगते हैं। मतलब लोग, मनुष्य क्रांति चाहने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिससे क्रांति संपन्न हो सकती है। चौथा महत्वपूर्ण कारण है राजनीतिक कारण। ये तो बहुत बड़ा कारण है, और आप लोग तो जानते ही हैं कि इंग्लैंड की क्रांति पहली राजनीतिक क्रांति थी विश्व के इतिहास में। फ्रांस की क्रांति भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, कितनी ज़्यादा असमानताएं थीं, गरीबों पर शोषण किया जाता था, गरीब धन मजलूम थे, कुलीन, पादरी, ये सारे लोगों के पास अधिक विशेषाधिकार भी थे, वो लोग धनी भी थे, उनसे कर नहीं लिया जाता था, जबकि गरीब जनता, मजदूर जो थे, उनसे टैक्स बहुत भारी मात्रा में लिया जाता था। तो समाज में ये जो असमानताएं थी वो तो क्रांति का कारण बनी ही थी फ्रांस में। तो देखिए, राजनीतिक कारण भी क्रांति के मूल आधार रहे हैं। जब सत्ता भ्रष्ट हो जाती है और वहाँ की जनता के हितों पर ध्यान नहीं रखती और अपने ही स्वार्थ में लुप्त हो जाती है, तो समाज में शोषण और समस्याएं बढ़ जाती हैं। आपने देखा, फ्रांस की क्रांति में भी निरंकुश शासक थे जो अपनी ही आवश्यकताओं और अपने ही शान शौकत को पूरा करने में लगे हुए थे। वहाँ की जनता भूखी थी, असमानताएं फैली थी। इंग्लैंड में भी निरंकुश शासक उभर गए थे, इतने ज़्यादा निरंकुश शासक थे कि जनता असंतोष हो चुकी थी, जनता बदलाव चाहती थी, क्रांति चाहती थी। तो इंग्लैंड की क्रांति होती है 1688 में, उसके बाद फ्रांस की क्रांति बास्तील के पतन के साथ होती है जो 10 वर्षों तक चलती है। तो जब सत्ता बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो जाती है, निरंकुश हो जाती है, तो और जनता के ऊपर ध्यान नहीं देती, जनता के हितों की परवाह नहीं करती, तो जनता क्रांति के लिए प्रेरित हो जाती है, तो इसलिए भी क्रांति हो जाती है। तो मतलब ये तो एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये 4 प्रमुख कारण हैं जिनसे क्रांति होती है। आई होप आप इनको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो यूनिट नंबर 2 आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।
इसके अलावा आप अदर चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके लिए हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट 3rd सेमेस्टर की बनी हुई है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने बीए के ऑल सेमेस्टर की पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए बिल्कुल फ्री में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।